Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will study discovery of nucleus या आप कह सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और कैसे उसने साबित किया कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है खाली है, क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस पार्टिकल मीन्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि ये पार्टिकल एटम में कैसे अरेंज हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है एटम के अंदर, या अब दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आप बता सकते हैं कि जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस मींस के सेंटर में होता है, और फिर उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल ने उसको मजीद एक्सप्लेन किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट शेल में मूवमेंट करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर इन 1911 में रदरफोर्ड ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि हाउ दीज पार्टिकल अरेंज्ड इन एन एटम। इस जवाब के लिए उसने क्या किया, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल जो कि क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आप ले सकते हैं कि हेलियम पॉजिटिव। हेलियम पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है रह जाते हैं। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को उसने वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे अप्लाई किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना, और दूसरी बात ये कि उसने वेरी थिन बनाने की कोशिश क्यों की। इस मकसद के लिए रदरफोर्ड ने अपने लैब में एक इक्विपमेंट तैयार किया हुआ था ताकि वो इसका कंप्लीट मुआयना कर सके। अब पहली बात कि उसने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज किया था, उसकी वजह ये थी कि गोल्ड फॉइल को आप अपनी मर्जी का शेप दे सकते हैं और जितना बारीक आप चाहे इसका बारीक डायमीटर बना सकते हैं। इस वजह से उसने गोल्ड फॉइल को चुना। बारीक से बनाने का मतलब ये था कि जो अल्फा पार्टिकल, ये अब जो यहां से आ रही हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रही हैं इसकी इंटरेक्शन विद लीस्ट एटम्स के साथ हो ताकि इसका क्लियर कट मुआयना किया जा सके। और इसको उसने सराउंड किया था विद अ डिटेक्टर, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ गोल्ड फॉइल से पास होते हुए कहाँ पर ये जाते हैं, इसके लिए उसने ये डिटेक्टर इस्तेमाल किया हुआ था। अब इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया था कि एटम के 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें एक आता है न्यूक्लियस और दूसरा आता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एरिया होता है जो कि जिसने सराउंड किया होता है न्यूक्लियस को। लेकिन उसने ये बात कैसे साबित की थी वो हम एक्सपेरिमेंटली देखना चाहेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटम की डेवलपमेंट जो कैसे स्टार्ट हुई थी और इस लेवल तक साइंटिस्ट कैसे पहुंचे थे। एटम की डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है डेमोक्रेटिस का, जिसने एक थ्योरी दी थी जिसको आप एटमिज्म भी कह सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट ये था कि दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। उसने सबसे पहले एटम का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन ने 1803 में अपना थ्योरी पेश किया था। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम दैट आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जो कि क्या है, इनडिविजिबल है, मजीद तकसीम नहीं कर सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल भी है। फिर उसके बाद सर जे थॉम्सन ने एक मॉडल पेश किया था जिसको प्लम पॉडिंग मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लम पॉडिंग मॉडल, according to
जे थॉमसन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, या जिसको कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं स्विमिंग इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया, या आप सी कह सकते हैं। इसको नाम ऐसे दिया कि प्लम तो आप जानते हैं जो कि एज अ फ्रूट हम खाते हैं। पॉडिंग का मतलब यह है कि स्पेशल टाइप ऑफ रेसिपी होती है जो कि सॉफ्ट सी होती है, उसमें अगर आप प्लम को ऐसे एम्बेड करते हैं, उसमें रख लेते हैं, तो इस वजह से इसको नाम पड़ा था प्लम पॉडिंग मॉडल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसे होते हैं जैसे प्लम जो है वो पॉडिंग जो फूड होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं। फिर उसके बाद जो है रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन दी है, कंक्लूजन की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया है। अब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल पे उसने हिट किए हैं। अब जो गोल्ड फाइल पे हिट किए हैं तो उसको इस तरह से रिजल्ट मिला है कि अगर आप यहाँ पे देख लें कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली या विदाउट चेंजिंग देयर पाथ जो है सीधा आते हैं, यहां पर टकराते हैं। और इसमें से बाज ऐसे भी हैं कि वो अपना एंगल चेंज कर लेते हैं विद अ डिफरेंट एंगल, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं विद अ डिफरेंट एंगल। यहां पर देखिए इसका एंगल ये, दूसरा यहां पे, और इस तरह ये। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? अब उसने सोचा कि इससे पहले जो मॉडल पेश किया गया था प्लम पॉडिंग मॉडल, अगर उसका मॉडल सही है तो क्या होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो है सीधे ऐसे गुजरने चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई भी अल्फा पार्टिकल को अपना रास्ता जो है चेंज नहीं करना चाहिए। ये ऐसे रदरफोर्ड सर जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्लम पॉडिंग मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एरियाज में क्या होते हैं, ऐसे एम्बेडेड होते हैं, तो इन सब का एक जैसे होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इनकी स्पीड कम होनी चाहिए। ये जब इसमें से गुजरेंगे तो इनका सिर्फ और सिर्फ स्पीड कम होना चाहिए, बाकी ये सीधा ऐसे गुजरने चाहिए। लेकिन जब उसने देखा फाइनल रिजल्ट तो ऐसा नहीं था। अब वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है अपने इस एक्सपेरिमेंट का, वो उसने कुछ इस तरह से दी कि यहां पर अब अगर आप देख लें, ये देखें आप, ये एटम्स है, ठीक है, ये गोल्ड का एलिमेंट है और ये एटम है। एक एटम हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए ये एटम्स है। अब ये जो यहां से आ रही हैं, दीज आर अल्फा पार्टिकल। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बगैर अपना रास्ता चेंज किए हुए सीधा गुजर जाते हैं, लेकिन इसमें से बाज ऐसे हैं कि जो डिफरेंट एंगल के साथ अपना रास्ता चेंज करके वापस जाते हैं। तो उसने वजह क्या बताई? उसने वजह ये बताई कि जो अल्फा पार्टिकल है ये जब न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ टकराते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस। तो इसके साथ टकराने पे ये वापस जाते हैं, रिबाउंड होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सीधे गुजर रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसने बहुत ही कम साइज एटम का लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? उसने कहा कि न्यूक्लियस ने कितना साइज लिया हुआ है? लेस देन 100,000। यानी कि अगर आप एक एटम को 100,000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो एक हिस्सा रह जाता है, मतलब कि 100,000 में से एक हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस हो सकता है, इतना स्मॉल हो सकता है टोटल एटम का। लेकिन इसमें 99% ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है वो इसी न्यूक्लियस में होता है, और जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, अपना रास्ता चेंज करने पे मजबूर कर लेते हैं, उसको रिबाउंड कर लेते हैं।
यहाँ पर आप दोबारा देख लें, देखो यहाँ पर जो रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली अपना रास्ता चेंज किए बगैर सीधा गुजर रही हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं, यहाँ पर आप इस पे फोकस कर, ये लाइन आ गया, ये अल्फा पार्टिकल। तो ये देखें, उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में मौजूद है, और दूसरी बात ये कि ये 1/100,000 पार्ट के बराबर है, और एटम में ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जाते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन उसने ऐसे दी कि अगर हम इसको करीब से देखेंगे तो देखें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है, अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। अब बाकी जितना भी एरिया है उसमें अगर आप अल्फा पार्टिकल की तादाद देख ले तो बहुत ज़्यादा है जो अपना रास्ता चेंज किए बगैर सीधा जा रही हैं, लेकिन बहुत ही कम एज कंपेयर टू होल जो है वो क्या कर रही हैं, अब रिबाउंड कर रही हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। तो इससे उसने साबित कर दिया कि जो प्लम पुडिंग जो मॉडल है ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे जे थॉमसन सर ने कहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया कि एटम में एक सेंट्रल पॉइंट जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है, और द एटम हैज अ स्मॉल होता है बेशक, कितना 1/100,000 डेंस होता है, और इस पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और ये सेंटर में होगा। पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज होते तो जो अल्फा पार्टिकल है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसको क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हमने डिस्कवर किए थे विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज, वो कहाँ होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, जो कि अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in well-defined orbit similar to planets around the sun। जिस तरह से planets around the sun मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ये भी न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, जैसे अर्थ सन के गिर्द घूमती है, या जो बाकी प्लेनेट है सोलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। और तीसरी बात ये कि मोस्टली एम्प्टी स्पेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस। ये उसको कैसे पता चल गया, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल जितनी मिकदार में सीधा जा रहे थे उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में एम्प्टी होता है, अलाउिंग हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा ना होती तो ये ज्यादा से ज्यादा रेस को क्या कर लेते, डिफ्लेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिफ्लेक्शन बाय न्यूक्लियस, उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन हुई है, a few alpha particle were deflected at large angles indicating the presence of a concentrated positive charge nucleus। वो because of positive charge जो कि न्यूक्लियस में होता है इसकी वजह से होते हैं। एक उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, इस वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा उसने कहा कि अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन व्हिच ही कॉल्ड इज न्यूक्लियस, अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस व्हिच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया को नाम दिया वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तीसरी बात वही कि मास ऑफ द एटम जो है वो ज्यादातर न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इसमें जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस वजह से आपने देखा होगा कि एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं। फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों एक साथ कैसे न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो इन दोनों को एक साथ रख सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि ये एज अ होल क्या होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास देख ले तो -31, ये -27, ये भी -27, तो -31 जो है वेरी लेस एज कंपेयर टू
-27 एंड -27। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एटम जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। फिर जो है इस एटम के बारे में बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया गया है नील बोहर सर ने इन 1913। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या मसला था, ऐसी क्या खराबी थी इस मॉडल में जो नील बोहर सर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसमें जो लिमिटेशन है वो सिंपल इन अ सिंगल सेंटेंस हम ये लिख सकते हैं कि द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो उस पर ऑब्जेक्शन ये लगाया गया था कि अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, मूवमेंट के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। जब ये एनर्जी लॉस करेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब आएगा। जब ये न्यूक्लियस के करीब आएगा एट द एंड ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अब न्यूक्लियस में मौजूद जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है और अभी कौन सा आया है वो बिकॉज ऑफ लॉसिंग एनर्जी कौन सा आया है, इलेक्ट्रॉन। तो इससे धमाका होना चाहिए, एटम कंप्लीटली तबाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बात है सही है कि अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्विंग कर रही हैं जैसे यहाँ पर उसने बताया था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये स्टेबल कैसे हैं। और दूसरी बात ये कि उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे कि दो किस्म के स्पेक्ट्रा आते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो ये कंटिन्यूअसली ये एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। लेकिन अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देख लें वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा, वो आ रहा है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन या लॉस करता है कंटिन्यूअसली नहीं कर रहा, इस वजह से इसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है। लेकिन रदरफोर्ड जो है वो इसको बताने से कासिर था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मजीद समझने के लिए यहाँ पर आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। देखो ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। इसी तरह ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रही हैं इसमें डिफरेंट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस है इनके जो सेंटर में है। अगर आप इस पे बम्बार्डमेंट ऑफ क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रही हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं वो अपना रास्ता चेंज करते हैं विद द डिफरेंट एंगल। तो डिफरेंट एंगल की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर आप न्यूक्लियस को मजीद फोकस करें तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखें न्यूक्लियस के जो करीब आ रही हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं और जो न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रही हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए थे उसको खत्म करने के लिए फिर 1913 में नील बोहर ने एक मॉडल पेश किया जिसको हम नाम देते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है इस वजह से एटॉमिक मॉडल का नाम दिया। अब उसने लिया था हाइड्रोजन एटम को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ स्पेसिफिक पाथ जो है वो करता है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स और शेल। यहां पर आप देख सकते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिफिक ऑर्बिट जिसको हम नाम दे सकते हैं शेल में मूवमेंट कर रहा है। इन शेल की तादाद डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग कर रहा होता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, और जब इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में होता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है
उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और जब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जब ये न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसको हम नाम देंगे क्या, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। और ये जब एनर्जी गेन करेगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उसको हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस एंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, कि जो इलेक्ट्रॉन जो स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है ये एक ही ऑर्बिट में घूमेगा या दूसरे में या फिर तीसरे में। ये ऐसा नहीं कर सकता कि इनके बीच में कहीं पर जो है क्या करे, मूवमेंट करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी कम है, ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो दूसरे शेल में चला गया क्योंकि इसने एनर्जी गेन कर ली है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी को लॉस करेगा तो ये वापस कम एनर्जी स्टेट में आएगा। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, कि फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि फर्स्ट शेल जो है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाएंगे यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ट्रेवल पे क्या करेगा, फर्स्ट शेल आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर इसी तरह से थर्ड आएगा और फोर्थ। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के करीब से ही हम क्यों स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि नील बोर्स ने बताया है कि मिनिमम एनर्जी कहाँ पर होती है, जब ये न्यूक्लियस के करीब होता है। इस वजह से फर्स्ट शेल हम न्यूक्लियस के करीब से स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि बाहर से स्टार्ट करें और टुवर्ड्स और इनऑर्बिटल की जो एक्चुअल शेप होती है वो ऐसे होती है। एटम की साइज इतनी स्मॉल होती है कि इसको डायरेक्टली आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप एटम को देख सकते हैं।